लास्ट क्लास में, कल तो क्लास नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले जो क्लास है उसमें हम लोगों ने एंशियन हिस्ट्री का जो बैकबोन है, जो फंडामेंटल्स है, वो हमने कवर कर लिया था और हमने एक स्ट्रक्चर बनाया एंशियन हिस्ट्री का। और हम बोल सकते हैं कि काफ़ी एक हद तक इन डिटेल्स में भी किसी किसी चीज़ में गए। और आई थिंक आर स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। मगर वाज नॉट देयर, है ना। मगर थोड़ा सा आई थिंक एक क्लास मिस हो गया, बट हाँ, लेकिन आज क्या करेंगे हम वो जो एंशियन हिस्ट्री का जो बैकबोन है उसको एक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि रिवीजन इज की टू लर्निंग एंड की टू रिमेम्बरिंग थिंग्स। ओके, तो कुछ याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना है ना। तो मैंने कुछ एक टेबल बनाया, बैकबोन का एक टेबल, ठीक है। एंड ये जो टेबल है, दिस टेबल कैन बी रेफर्ड एंड रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो इस टेबल को, है ना, अच्छे काम में लाना। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। और जो बैकबोन का एक वन स्नैप व्यू जो देंगे ना, ये टेबल ले सकता है। ओके, तो इस टेबल को पढ़ेंगे और हमारा जो एंशियन हिस्ट्री का जो बैकबोन है उसका भी एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, ठीक है मगर? यस सर। ओके, तो हमने पढ़ा था प्री हिस्ट्री का हमने डेफिनेशन तो हमने Yes. देख ही लिया था। प्री हिस्ट्री क्या है? ओके, तो प्री हिस्ट्री कब से कब तक होता है? 2.6 मिलियन ईयर्स एगो टू 1300 बीसी। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव में अलग है ना, बिकॉज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसका अलग अलग डेट रेंजेस चलता है। लेकिन हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर कॉन्टेक्स्ट में बोले, दिस इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड दिस इज द सब डिवीजन। तो हमने क्या पढ़ा था? पेलियोलिथिक एज। हमने क्या पढ़ा था? पेलियोलिथिक एज। ओके, इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। ओके, फिर मेसोलिथिक एज, फिर मिडिल स्टोन एज। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग। ओके, रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ टूल्स, ठीक है। स्टोन का जो टूल्स है ना, वो टूल्स का जो इन्वेंशन है उसके तहत ये डिवीजन किया गया था। ओके, फिर कॉपर स्टोन एज, जहाँ पे कॉपर का डिस्कवरी हुआ था। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एज है प्री हिस्ट्री एज का, वो है ब्रॉन्ज एज, जिसको इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीरियड है उसको माना जाता है। ओके, तो हमने क्या किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अलग सा इंपॉर्टेंट पीरियड बोल के माना, और इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम समराइज करें तो 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करते थे। ओके, और इस 3300 बीसी से 1300 बीसी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स है जो मैंने मेंशन किया। वो है कि हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, ओके, जो रवि रिवर है ना, रवि रिवर का बैंक का साइड में वो बसे थे, राइट। और एक साइट, इंपॉर्टेंट साइट, जो मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो फिर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, और ये इंडस रिवर का बैंक का साइड में बसे थे, राइट। फिर हमने देखा लोथाल जो गुजरात में है, और इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब जहां पे शिप डॉकिंग होता है। शिप बोले तो जहाज, है ना, जहाज जहाँ पे सागर से आके, है ना, डॉकिंग करते हैं, रेस्ट लेते हैं। ओके, तो उनको ये विश्व का सबसे पहला डॉकयार्ड बोला जाता है लोथाल।
धोलावीरा, ये भी गुजरात में है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंस्क्राइब्ड साइन बोर्ड, एक हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है जो अभी भी अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया अभी तक। वो अनडिसाइफर्ड जो स्क्रिप्ट है उससे एक साइन बोर्ड बनाया, और ये कहाँ पे मिला? धोलावीरा में मिला, राइट। और एक यहाँ पे लिखना रह गया, वो है कालीबंगन। ये हो गया कालीबंगन, ये कहाँ पे है? राजस्थान। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बेंगल का जो है ना, बेंगल का जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे हुआ था। बेंगल बोले तो चूड़ी, ओके। तो ये सब हमने देख लिया था, और भी साइट्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट साइट्स हमने चुन लिया था और यहाँ पे रिवीजन के लिए रखा, ताकि एक स्ट्रक्चर बने, एक रिवीजन के लिए बढ़िया सा एक टेबल बने, ओके। वैदिक पीरियड ये कहाँ से कब तक है? कब से कब तक? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, राइट। तो इसका हम डिवीजन देखे थे, तो डिवीजन क्या है कि अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ऋग्वेदा उस समय सर्जा गया था, और जो सोशल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको बोले थे जनस, राइट। और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी, ये जो बाकी 3 वेदा है, यजुर, समय एंड अथर्वा, उसमें प्रकट हुआ था और सर्जा गया था। दैट वाज रिटन इन दैट पीरियड। और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो नाम है वो महाजनपदास था। तो देयर वर 16 महाजनपदास, राइट, ओके। हम ये देख चुके थे। और नेक्स्ट आ गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो आफ्टर 600 बीसी, जब वैदिक पीरियड डिक्लाइन होता है, वैदिक पीरियड जब खत्म होता है धीरे धीरे, तो क्या आता है? 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म का आगमन होता है, राइट। तो जैनिज्म किसने? वर्धमाना महावीरा, और 599 बीसी में से लेके 527 बीसी तक थे वो। और ये 24th तीर्थंकरा, ठीक है, इनको 24th तीर्थंकरा बोलते थे, ओके। तो इसका मतलब है फर्स्ट तीर्थंकरा था एक कोई, तो उनका नाम है ऋषभा, राइट, ठीक है। और उसके बाद बुद्धिज्म किसने फाउंड किया था? सिद्धार्थ गौतम, ओके। तो शाक्य क्लैन का राजा थे, प्रिंस था, और वो कब जन्म हुआ था? 563 से लेके 483 बीसी तक, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारा चीजें देखे थे, जब हम बुद्धिज्म के अंदर रिवीजन करेंगे तो वो देख लेंगे बहुत सारा हमने। उसका जो डिवीजन है, हिनायाना, महायाना, ओके। और जो सिद्धार्थ गौतम का जो लाइफ का जो है ना पार्ट्स है ना, पहले धर्म चक्र परिवर्तन होते हैं, है ना, फिर उसके बाद निर्वाणा होते हैं, उसके बाद उनका पहले पहले तो वो निकल जाते हैं, है ना, अपना राजा शिप से, अपना राजा जो प्रिंस है, और फिर जंगल में जाते हैं, पहले जंगल में जाते हैं, फिर जंगल से फिर निर्वाणा मिलते हैं उसको, ओके। फिर अपना धर्म को विस्तार करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ओके। फिर उसके बाद फिर आफ्टर 45 ईयर्स और सो वो फिर महापरिनिर्वाणा करते हैं, है ना, यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मौर्यन एम्पायर हमने क्या देखा था? 322 बीसी से लेके 185 बीसी, ओके। जब वैदिक पीरियड और बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गया, वैदिक पीरियड खत्म हो गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गया, उसके बाद मौर्यन एम्पायर आते हैं 322 बीसी
से 185 BC। तो उसका जो फाउंडर है का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसका हेल्प लेके, चाणक्य का हेल्प लेके, जो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उन उधर पढ़ाते थे। ओके, और कैसे उनका जो राज्य है मौर्य एम्पायर कैसे फाउंड किया? ही ओवरथ्रू नंदा रूल, जो नंदा डायनेस्टी था उनको हरा दिया था। ओके, और उसका कैपिटल है पतलीपुत्रा। फाइन। फिर अलेक्जेंडर के साथ कांटेक्ट होते हैं। फिर अशोका द ग्रेट जो है, ये मौर्यन एम्पायर का एक बहुत सबसे बड़ा राजा होते हुआ करते थे। सबसे विस्तृत राज्य उनका ही था, मौर्यन एम्पायर का बड़ा एम्पायर बना चुके थे उस टाइम तक। लेकिन कलिंग वार जो है होता है, उसके तहत कलिंग वार होने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि वायलेंस इज नॉट गुड, और वो बुद्धिज्म का जो नॉन वायलेंस का जो फिलोसॉफी है उसको एम्ब्रेस कर लिया। राइट। फिर मौर्यन एम्पायर फिर से डिक्लाइन होता है। उनका लास्ट जो एम्पायर है उनका नाम है बृहद्रथा, एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंगा, और ये शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो शुंगा डायनेस्टी क्या है? ये ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण जनरल था। राइट, हमने पढ़ा था। ओके, तो पोस्ट मौर्य में हम क्या देखेंगे कि 185 BC से लेके 4th सेंचुरी BC तक होते हैं पोस्ट मौर्य। और हमने देखा था कि पुष्यमित्र शुंगा ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया था शुंगा डायनेस्टी। राइट, और शुंगा डायनेस्टी जाने के बाद कन्वा डायनेस्टी आते हैं, और ये होते हैं मगधा रीजन जो एरिया है, जो मगधा अभी का बिहार जो है ना, वो मगधा रीजन है। ठीक है, फिर उसी टाइम में सतवाहनास आते हैं साउथ इंडिया में, बोले तो डेक्कन रीजन में, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन में। ओके, फिर हम देखते हैं कुशानास, पहलवास, साकास इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोले तो जो कश्मीर का ऊपर वाला जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, अभी का जो खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है, प्लस यू नो जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ईरान का जो बॉर्डर एरिया है, उस तरफ कुशानास, पहलवास और साकास थे। राइट। फिर हमने क्या देखा था? गुप्ता पीरियड। ओके, जो 320 AD से लेके 550 AD तक रहते हैं। और गुप्ता पीरियड का या गुप्ता अंपायर का जो फाउंडर है, द ट्रू फाउंडर इज चंद्रगुप्ता मौर्य। सॉरी, चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता मौर्य तो मौर्यन अंपायर क्या हो गया? राइट, चंद्रगुप्ता वन। ओके, ट्रू फाउंडर, इसका मतलब है गुप्ता का जो लाइन है या जो लीनियज है उसका एक फाउंडर है, उसका श्री गुप्ता बोलते हैं। ओके, श्री गुप्ता। लेकिन ये छोटा था तब श्री गुप्ता जब उन्होंने फाउंड किया था। लेकिन सब बोलते हैं कि द ग्रेट गुप्ता एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्ता वन। ओके, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का हमने देखा था कि प्रयाग प्रशस्ति, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद का जो अशोका पिलर है ना, उस पे हमने फिगर देखा था, उसपे हमने पिक्चर देखा था, जहां पे उनका जो पोएट है हरिसेना, उन्होंने क्या किया था? हरिसेना उन्होंने क्या किया था कि समुद्रगुप्ता का जो रूल्स है, सॉरी, समुद्रगुप्ता का जो विक्ट्री या विजय गाथा है, वो इस अशोकन पिलर पे इलाहाबाद में जो स्थित है उसमें लिखा था। राइट। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता टू, उनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ओके, और विक्रमादित्य का जो कोर्ट है या जो राजसभा है उसमें नवरत्न था, और उन नवरत्न में से हमने कालिदासा को देखे थे। ओके, तो कालिदासा का कुछ कुछ क्लासिकल वर्क्स था, जैसे मलविकाग्निमित्रा। राइट, हमने एक स्टोरी भी पढ़े थे। राइट, तो उस तरीके से नवरत्न थे। ओके, और चाइनीज जो
फर्स्ट चाइनीज जो पिलग्रिम है वो इनका पीरियड में आते हैं, विक्रमादित्य का पीरियड में। ओके, उनका नाम है फाहियन, उनका नाम है फाहियन। और जो आयरन पिलर देखते हैं अभी भी रस्ट नहीं हुआ है, जो अभी भी क्षय नहीं हुआ है, जो आयरन पिलर ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली, तो उस समय का स्थापित किया गया था। ओके, चंद्रगुप्ता टू या विक्रमादित्य का टाइम पे, राइट। तो उसके बाद हमने देखा था कुमारा गुप्ता। कुमारा गुप्ता का टाइम पे नालंदा जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आर्यभट्टा पढ़ाते थे, मैथ्स टीचर थे, मैथ्स प्रोफेसर थे, तो हम देखे थे कि कुमारा गुप्ता वन के टाइम पे आर्यभट्टा थे, नालंदा यूनिवर्सिटी थे। ओके, फिर हम देखे थे स्कंद गुप्ता, जो ग्रेट जो गुप्ता एम्पायर का एक्चुअल जो लास्ट गुप्ता एम्पायर बोलते हैं ना, लास्ट ग्रेट गुप्ता एम्पायर, तो स्कंद गुप्ता को बोलते हैं। उसके बाद तो छोटा हो जाता है गुप्ता एम्पायर। ओके, तो छोटा होके लास्ट जो लाइन है वो है विष्णु गुप्ता। ठीक है, वो गुप्ता फिर खत्म हो जाते हैं एकदम से, राइट। फिर हम पोस्ट गुप्ता में आए थे। पोस्ट गुप्ता कहां से कहां तक? 550 एडी से लेके 1200 एडी तक, जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गया था, इस्लामिक इन्वेजन। ठीक है, इस्लामिक जो तर्क रूलर थे बाहर से, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, तो उन्होंने इन्वेजन शुरू कर दिया। इन्वेजन का मतलब है आक्रमण, अटैक। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में फिर क्या हुआ? गुप्ता बड़ा था पूरा एकदम, जो सब कॉन्टिनेंट है उसको एक सेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर में खड़ा किया था, बड़ा हो गया था, एक सेंट्रलाइज पावर था। लेकिन जब गुप्ता खत्म हो गया तो छोटा छोटा राज्य हो गया। तो नॉर्थ इंडिया में कुछ छोटा राज्य थे और साउथ इंडिया में कुछ छोटा राज्य हो गया था, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन था? एक तो लेटर गुप्तास था, ठीक है। फिर हुनस बोल के था, वो जो फॉरेन पावर थे, ठीक है, वो उसको सेंट्रल एशियन ट्राइब्स भी बोलते हैं, सेंट्रल एशिया से आए थे वो, ठीक है। फिर मैत्रकास और वल्लभी, ये गुजरात वाला पार्ट है, ठीक है। और गुर्जारा प्रतिहारा, ये राजपूत का पार्ट है, राजपूत क्लैंस जो है ना, राजपूत, तो राजपूत का भी किंगडम इंडिपेंडेंट हो गया था उस टाइम। फिर सहमनास या चौहान सब अजमेर, जो चौहान राजपूत है ना, राजपूत क्लैन डायनेस्टी, तो वो अजमेर में खड़ा कर लिया था उस टाइम। ओके, फिर बंगाल का साइड में पालास थे, ओके। और हमने देखा था हर्षवर्धना को, राइट, हर्षवर्धना को, तो वो पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते थे। ओके, तो उस टाइम का ये हम जो स्ट्रक्चर है कि इतना डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, और कौन सा राज्य थे वो नॉर्थ इंडिया में हमने देख लिया। ओके, और साउथ इंडिया में कौन कौन सा था? राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, ठीक है। फिर चालुक्य सब बादामी, और पल्लवा सब कांसी, और छोलास, बाद में छोलास ने साउथ इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, अपना राज्य को विस्तृत किया था साउथ इंडिया में छोलास ने। ओके, तो साउथ इंडिया का अलग ही एक स्टोरी चलता है, अलग ही एक हिस्ट्री चलता है, वो अगर टाइम मिलेगा तो हम देख लेंगे। क्योंकि ये ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अभी तक जो हमने पढ़ा एंशियंट हिस्ट्री का, वो फोकस मेनली था कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया पे। साउथ इंडिया पे ज्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि साउथ इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो भी इंडिपेंडेंटली होते हैं। नॉर्थ इंडिया का जो राज्य है उससे इंडिपेंडेंटली ही यहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं। हम देखेंगे वो भी, संगम पीरियड हो गया है ना, वो देखेंगे बाद में। फिर इस्लामिक इन्वेजन होने से पहले हमारा कुछ कुछ इवेंट्स रहता है, जहां 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 वो इवेंट्स क्या करते हैं? इस्लामिक इन्वेजन को फैसिलिटेट करता है, वो देखेंगे अभी। क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं? मेडिएवल पीरियड का डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेडिएवल पीरियड का बैकबोन का स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या कर लिया? अभी समराइज कर लिया किसका? एंशियंट हिस्ट्री का जो बैकबोन है, एंशियंट हिस्ट्री का जो बैकबोन है वो हमने
समराइज कर लिया विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। तो ये वाला ट्राइपार्टिया जो स्ट्रगल है वो हम देखेंगे अभी, ओके, वो देखेंगे अभी। हम अभी कहाँ पे जाएंगे, मेडिएवल पीरियड। तो मेडिएवल पीरियड ये, ठीक है, ओके। तो मेडिएवल पीरियड का एक डेफिनेशन है। मेडिएवल पीरियड जनरली कहां से कहां तक बोला जाता है, 18th सेंचुरी या सीई से लेके, सॉरी 8 सीई से लेके 18 सेंचुरी तक, 18 सेंचुरी सी तक। सी का मतलब कॉमन एरा, एडी, ओके। तो क्या होते हैं, उसको दो दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया अर्ली मेडिएवल पीरियड, ओके, 8th से लेकर 12th सेंचुरी, जब तक इन्वेजन शुरू होता है, इस्लामिक इन्वेजन। और जो लेटर या लेट मेडिएवल पीरियड, वो फिर 12th से लेके 18 तक होता है, 18 सी, ओके, सेंचुरी सी। ये हो गया लेट मेडिएवल पीरियड, ओके। तो अर्ली मेडिएवल पीरियड का एक जो मेन कैरेक्टर्स थे, मेन राज्य थे, मेन स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोला था ना कि पोस्ट गुप्ता पीरियड इंडिपेंडेंट स्टेट्स वगैरह बिखर गया था इंडिया। तो उस टाइम जो मेन जो स्टेट्स था वो कौन सा था, राजपूत, ठीक है। और राजपूत के अंदर भी गुर्जारा प्रतिहारास, ठीक है, चंदेलास, ये बुंदेलखंड एरिया में है। बुंदेलखंड बोले तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो बुंदेलखंड एरिया है, ओके। और गुर्जारा प्रतिहारास राजस्थान और मलवा रीजन में राज करते थे, राइट। चंदेलास किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खजुराहो टेम्पल्स, अगर मालूम है तो खजुराहो टेम्पल्स बहुत बहुत मशहूर टेम्पल है इंडिया का, तो खजुराहो टेम्पल, ओके। तो जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स टू स्टडी, ओके। और चहमनस, उनको चौहान्स भी बोलते हैं, चौहान सब अजमेर, चहमनस। तो ये राजपूत का एक क्लैन है, ओके। तो ये अजमेर एरिया जो है ना, अजमेर राजस्थान में, अभी जो अजमेर एरिया है उसमें राज करते थे। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान के लिए फेमस है, ओके। हु ब्रेवली रेजिस्टेड घुरिद इन्वेजन, जो इन्वेजन हुआ था ना, इस्लामिक इन्वेजन, तो मोहम्मद ऑफ घुरिद जो था, तो सुल्तानेट रूल का एस्टेब्लिशमेंट का एक पहला कदम था, ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ लड़ा था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन एक टाइम में हार गया, और वो दरवाजा, इंडिया का जो दरवाजा है ना, वो खुल गया, ओके, टू द इस्लामिक रूलर्स, ओके। फिर सोलंकीज है, वो गुजरात में है। सोलंकीज भी एक राजपूत क्लैन है, और वो गुजरात और राजस्थान में विस्तृत था उनका राज्य, ओके। फिर परमराज बोल के था मालवा रीजन पे, ओके, दैट इज इन एंड अराउंड मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एरिया, ठीक है। तो उस टाइम में हमने पहले भी देखा था, ये तो हो गया राजपूत नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया का पार्ट। और ईस्टर्न इंडिया में कौन था, पालास। पालास बंगाल का जो एरिया है, बंगाल एंड बिहार का जो एरिया है, उसमें पालास रूल करते थे, राइट। तो वो भी 8 एंड 12 सेंचुरी का बीच में, ठीक है। गोपाला वाज द फाउंडर। और डेक्कन साइड में, डेक्कन बोले तो महाराष्ट्र का जो साइड में, ठीक है। अब हम मैप देखेंगे, है ना। ये पालास हो गया, ठीक है, मैं मैप दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूटास, ये डेक्कन साइड है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो साइड है, आंध्र प्रदेश का जो साइड, जो रीजन है, तो उसमें डेक्कन बोलते हैं, उसको डेक्कन बोलते हैं। और उस
उस रीजन में और उस पीरियड में राष्ट्रकूटस रूल करते थे, राइट। तो क्या होते हैं उस टाइम, एक ट्राइपार्टाइट मतलब थ्री पार्टी, ट्राइपार्टाइट का मतलब थ्री पार्टी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होते हैं। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और व्हाट, और कनौज, ये जो कनौज है ना, उसके लिए तीनों लड़ाई करते। कौन? गुर्जारा प्रतिहारास, जो इधर रूल करता था इस एरिया में, जो ग्रीन वाला एरिया है ना, दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन एरिया है। और ये राष्ट्रकूटास, ये लोग भी क्या चाहते थे? कनौज, कनौज, पालास भी कनौज चाहते थे। तो एक ट्राइपार्टाइट या थ्री पार्टी स्ट्रगल होते थे उस जमाने में। तो ये इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है। वो स्ट्रगल होते लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होते, बस अपना अपने आप तीनों राज्य वीकेंड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई में बहुत सारा रिसोर्सेस यूज अप हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, राइट। लेकिन गुर्जारा प्रतिहारास ने कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए बाद में वो लोग हावी होते हैं, लेकिन वो भी बाद में खत्म हो जाते हैं, राइट, डिक्लाइन हो जाते हैं, ओके। तो उस जमाने का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है, ओके। गुर्जारा, पालास एंड राष्ट्रकूटस अपने बीच लड़ते हैं, ओके। ये मैप ठीक है, दिखाई दे रहा है ना मानसू? Yes, sir. ओके। उसके बाद क्या होता है? लेट मिडिवल पीरियड शुरू होता है, 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी सी। ये जो ट्रांजिशन है 12th सेंचुरी में, ट्रांजिशन कहाँ से होते हैं? मोहम्मद गजनी, गजनी का नाम अगर सुना है तो, सुना है क्या? मोहम्मद ऑफ गजनी, सुना है? नहीं, मानसू No, sir. Yes, भैया। सुना है? ओके। Yes, तो ओके, तो गजनी ने क्या हुआ, मोहम्मद ऑफ गजनी 17 टाइम्स अटैक करते हैं। ओनली ऑब्जेक्टिव इज लूटपाट, ऑब्जेक्टिव इज क्या? लूटपाट करके वेल्थ, धन, जो रिच टेम्पल है, टेम्पल टाउन्स है, उसको लूट के रईस होना है, ठीक है। लूटपाट करके फिर चले जाते थे, ओके। लेकिन उन लोगों ने परमानेंट एम्पायर, जो परमानेंट एम्पायर है, खड़ा नहीं किया, ओके। लूटपाट करके चले जाते थे, राइट। लेकिन मोहम्मद ऑफ घोरी जब अटैक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद ऑफ घोरी उसके बाद आते हैं। अच्छा, मोहम्मद ऑफ गजनी कौन सा पीरियड में? दिस पीरियड, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 997 सी से लेके 1030 सी तक वो अटैक करते रहते हैं 17 टाइम्स, राइट। तो मोहम्मद ऑफ घोर या मोहम्मद ऑफ घोरी क्या करते थे 12th सेंचुरी सी में, या 1191 सी टू बी स्पेसिफिक। और ये बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन, ये कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद ऑफ घोरी बैटल ऑफ टेरेन 1191 सी में किसके साथ लड़ते हैं? पृथ्वीराज चौहान, ओके। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? उनका मुंह काला कर देते हैं, जाओ भागो, ठीक है। उनको हरा देते हैं मोहम्मद अब घोरी को, ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारा धोखेबाजी भी होते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ जो तरेन है, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में 1192 में, एक साल बाद, फिर मोहम्मद अफ घोरी फिर से पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, मोहम्मद अफ घोरी तो वापस चले जाते, लेकिन उसका जो जनरल है, ठीक है, उसका जो जनरल है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको बोला कि आप लड़ो, आगे बढ़ो और अंपायर खड़ा करो। वो क्या करते हैं, दिल्ली सुल्तानेट का एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर देते हैं 1206 में, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक एक जनरल था मोहम्मद अफ घोरी के, राइट, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ओके, तो दिल्ली सुल्तानेट का प्रारंभ हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आते हैं, राइट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्टॉइड है। व्हाट इज इट, कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी हमने पढ़ा था ना थोड़ा देर पहले, पहले भी पढ़ा था, राइट। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का रिनाउंड यूनिवर्सिटी था, राइट, रिनाउंड यूनिवर्सिटी था। गुप्ता अंपायर का टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था, राइट, हमने देखे थे। ओके, तो क्या होते, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थे वो बहुत एक बड़ा लाइब्रेरी था उसका, बड़ा, बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। तो एक भुख्तियार खलजी नामक एक व्यक्ति, ओके, जो है ना मोहम्मद अफ घोरी का भी एक जनरल था, ओके। तो उन्होंने क्या करते हैं कि वो आगे चलते चलते नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उधर, तो उनको भी मार दिया, बहुत सारों को मार दिया, जला दिया, जिंदा जला दिया था एक्चुअली, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो लाइब्रेरी है 3 महीने तक जला रहा था, 3 महीना लगा लाइब्रेरी पूरा जलने के लिए। इसका मतलब है कितना बड़ा लाइब्रेरी था। और हमारा जो इतिहास का, हमारा जो सिविलाइजेशन का, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, उसका एक बहुत बड़ा एक लॉस हो गया उस टाइम में। ओके, फिर आते हैं दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हमने बोला था फर्स्ट रूलर, तो उनका जो डायनेस्टी का नाम है उसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं या ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ओके, बस याद रखिएगा। और मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हमने जितना सुल्तान्स थे, जितना डायनेस्टी का रूलर थे, उसका एक टेबल बनाया, ठीक है। और ये कभी आप रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन इसका हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली 5 डायनेस्टी था, सॉरी 4 डायनेस्टी था जो दिल्ली सुल्तानेट का इम्पोर्टेंट। एक एक ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, ओके। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आते हैं, ओके। फिर तुगलक डायनेस्टी आते हैं, फिर लोडी डायनेस्टी आते हैं, ठीक है। लोडी डायनेस्टी के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर मुगल अंपायर शुरू होता है, फिर मुगल आते हैं, ओके, ठीक है। ये इनका मैप है, आप मैप देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, ये मैप है, मैप, ठीक है, ओके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टी, ये आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, ये फाउंडर है, ये एमसीक्यू में आते हैं, ओके। जलालुद्दीन खिलजी का नाम एमसीक्यू में आते हैं क्योंकि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, राइट। फिर अलाउद्दीन खिलजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि इन्होंने ही
बड़ा किया था, खिलजी डायनेस्टी को बहुत बड़ा किया था। ओके। और पद्मावत का जो कहानी है इसी का साथ था। पद्मावत मूवी एक है ना, ठीक है, वो पद्मावत मूवी का जो कहानी है अलाउद्दीन खिलजी के दौरान ही होते हैं। बेसिकली चित्तौड़ का जो गढ़ है एक कहानी में, और वो कैप्चर करते हैं। और पद्मावत जो राजपूत जो राजा था उसका वाइफ जो था पद्मावत, उन्होंने जौहर किया था, राइट। उसके साथ साथ जो बाकी जितना भी राजपूत वाइफ से। ओके, तो दैट वाज द स्टोरी। और वो मूवी में भी आया था, राइट। फिर तुगलक डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट होता है। लड़ाई होता है एक्चुअली, उनका बीच में भी बहुत सारा लड़ाई होते हैं और एक के बाद एक डायनेस्टी खड़ा होते जाते हैं। ओके, तो गियाथ अल दीन तुगलक इसका फाउंडर है। लेकिन सबसे जो फेमस तुगलक डायनेस्टी का राजा है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, उनको क्या बोलते थे? मैट किंग। पागल था, ठीक है, पागल नहीं था, मतलब बहुत वाइज वाइज फुल ऐसा भी बोलते हैं। मतलब बहुत ज्ञानी मूर्ख, है ना, ज्ञानी मूर्ख नाम नाम दिया जाता था उनको। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने, है ना, पूरा अपना कैपिटल को मूव किया था। आ, फिर कुछ कुछ और पागल वाला काम करते हैं। करेंसी करेंसी का कुछ चेंज करते हैं, गोल्ड से फिर कुछ दूसरा मेटल में करते हैं, तो वो ऐसा वैसा वैसा, ठीक है। फिर तुगलक डायनेस्टी खत्म होते हैं, फिर आते हैं सईद डायनेस्टी, ठीक है, ये बीच में आते हैं। फिर सईद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आते हैं। बहलोल लोधी उसका एस्टेब्लिशर है। ओके, इब्राहिम लोधी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आते हैं कभी कभी। क्या कभी कभी नहीं, दिस इज कॉमन। मतलब लोधी डायनेस्टी खत्म होता है और मुगल का जो एम्पायर है वो शुरू होता है, राइट। तो इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुल्तानेट, लास्ट सुल्तान। ओके, तो कौन डिफीट करता है? बाबर। और बाबर मुगल का फाउंडर है ऑफ मुगल, राइट। तो ये बैटल ऑफ पानीपत, एक पानीपत जगह है। ओके, तो ये पानीपत जगह में बहुत फेमस जगह है यहाँ ये। तो ये बैटल ऑफ पानीपत जो है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल, क्योंकि पानीपत में बहुत सारा, बहुत नहीं, बहुत सारा, 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं। तो वो उस तीनों का ये पहला। ओके, एंड इस पहला में ही किसका एस्टेब्लिशमेंट होता है? मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, राइट। और पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था स्लेव डायनेस्टी को, है ना। ओके, और इन्होंने ही कुतुब मीनार का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है, कुतुब मीनार, जो फेमस कुतुब मीनार है दिल्ली में। ओके, फिर हमने पढ़ लिया ये सब, खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी हमने देख लिया, फिर अलाउद्दीन खिलजी का हमने देख लिया। ओके, हाँ, अमीर खुसरो एक इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का फिगर है, वो एक सूफी सिंगर था। ओके, द पैरट ऑफ इंडिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज दरबार था, उस दरबार में अलाउद्दीन, सॉरी, अमीर खुसरो प्रेजेंट था। ओके, अमीर खुसरो किस लिए फेमस है? क्योंकि अमीर खुसरो ने ही जो सूफी सॉन्ग्स है, या जो तबला है, सितार है, ओके, उनका इन्वेंशन किया था, राइट, ठीक है। ये पद्मावत का
स्टोरी है। ओके, मैड किंग मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी शुरू होता है, गियासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। फिर मैड किंग, वाइसेस फूल, है ना, ज्ञानी मूर्ख, और दिल्ली टू दौलताबाद, कैपिटल शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। फिर वो कुछ चेंज करते हैं कॉपर और ब्रास में, तो वो एक्चुअली इकोनॉमिकली नॉट साउंड पॉलिसी। ओके, फिर ऐसा कुछ और उल्टा सीधा काम करते हैं वो। ओके, फिर सईद डायनेस्टी, सॉरी सईद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी का हमने देख लिया था, बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया था। और जो लास्ट जो राजा था इब्राहिम लोधी was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526. Okay, and this marks the beginning of Mughal Empire, right? तो मुगल एम्पायर का शुरुआत होते हैं। ओके, बिफोर गोइंग टू मुगल एम्पायर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विजयनगर एम्पायर है उसको पढ़ना। तो रीजनल किंगडम्स ड्यूरिंग सुल्तानेट पीरियड, इसका मतलब ये है कि जो हमने एक मैप देखा था सुल्तानेट पीरियड का, ये खाली एरिया है ना, ये वाला है ना। फिर ये तो खाली नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम में शायद डिफीट कर लिया, है ना। फिर ये वाला ये गलत रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है। ओके, तो इस एरिया में कौन सा था, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, वो तकड़ाव दे रहा था, है ना, सुल्तानेट को चैलेंज कर रहा था। तो विजयनगर एम्पायर इज इंपॉर्टेंट, है ना। विजयनगर एम्पायर कौन एस्टेब्लिश करते हैं साउथ इंडिया में, अराउंड द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन का मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वो कौन एस्टेब्लिश करते हैं, हरिहरा और बुक्का। और ये 1336 में एस्टेब्लिश करते हैं टिल 1646। ओके, एक मोटा मोटी एक आइडिया कर लेना। ओके, तो विजयनगरा, मॉडर्न डे हम्पी इन कर्नाटका। जो विजयनगर कहाँ था, हम्पी एक जगह है अभी कर्नाटका में, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो वो उस विजयनगर एम्पायर का लोकेशन था, राइट। और उसका सबसे बड़ा एक राजा था वो कृष्णदेवराया, हु वाज आल्सो ए पोएट। वो एक, है ना, बहुत एकम्प्लिस्ड एक स्कॉलर था वो खुद, बहुत पोएम्स लिखे थे। और उस पोएम में से एक पोएम है अमुक्ता मलवाड़ा। ओके, कभी कभी आते हैं एमसीक्यू में। फिर बहामनी किंगडम, डेक्कन जो रीजन है ना, उसके बाद क्या होते हैं, बहुत लड़ाई होते हैं डेक्कन में। तो बहामनी किंगडम्स का जिक्र है, जिसमें क्या होता है कि विजयनगरा से भी लड़ाई होते हैं। और लास्ट में क्या हो जाता है, डेक्कन सुल्तानेट बोल के, मतलब डेक्कन में भी जो सुल्तानेट पीरियड से जो, है ना, इन्वेजन वगैरह, अटैक वगैरह साउथ इंडिया में हुआ था, तो उसी का जो रेमनेंस है वो डेक्कन सुल्तानेट है ना। उसी का जो है ना, डेक्कन सुल्तानेट में छोटा सा जो कंटिन्यूअम है वो डेक्कन सुल्तानेट से। तो उसमें 5 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिदार एंड बेरार। ओके, बस ये रेफरेंस के लिए। ठीक है, फिर बंगाल में भी फिर शुरुआत हो जाता है, बंगाल सुल्तानेट, है ना, गुजरात सुल्तानेट, मालवा सुल्तानेट, कश्मीर सुल्तानेट, वैसा वैसा सुल्तानेट जो एम्पायर है, एम्पायर था, उसका जो रेमनेंस है वो सब जगह जगह पे था, राइट। लेकिन मुगल एम्पायर क्या हुआ था, सुल्तानेट को हरा के, सुल्तानेट जो लोधी डायनेस्टी है वो डायनेस्टी को हरा के जो इंपीरियल पावर है, जो सेंट्रल पावर है, उसको कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो मुगल एम्पायर
1530 तक, ये इनिशियल जो फेज है ना, यहाँ तक था। ओके, फिर वो एक्सपेंड करते धीरे धीरे, यहाँ तक एक्सपेंड करते थे, यहाँ से ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं इधर तक। ओके, फिर वो एक्सपेंड करके और ज्यादा एक्सपांड कर जाता है, साउथ इंडिया तक एक्सपांड कर जाता है। ठीक है, तो पूरा सब कॉन्टिनेंट थी, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वो पूरा ही कवर कर लेते हैं मुगल एम्पायर लास्ट तक, जब एकदम पीक पे आ गया था। ओके, अकबर और जहांगीर का जो पीक टाइम था, ठीक है, तब तक पूरा इंडिया ही कवर हो गया था। तो मैप हमने देख लिया, ठीक है। तो मुगल एम्पायर कहां से कहां तक, 1530 से 1707, क्यों, ये हम देखेंगे अभी। तो क्या हुआ, हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ कब होता है, 1526, राइट। और 1526 में जब शुरू होता है, तब जस्ट शुरुआत होते हैं, वो शुरुआत छोटा होता है, राइट। उसके बाद कौन आते हैं, अकबर, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारा यू नो बाबर के बाद हुमायूं है, फिर अकबर है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो रूलर्स है उसका नाम जिक्र करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि बहुत सारा रूलर्स था। लेकिन हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो रूलर्स थे, ताकि थोड़ा रेलिवेंस मिल जाए। तो पहले बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर था, राइट, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, सॉरी, फिर बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फारूक सियार, रफीउद दराजत, शाहजहां तू, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाहजहां थ्री, ठीक है, शाहजहां का नाम पे ही तीन तीन है। ओके, शाह आलम टू, अकबर टू, अकबर का नाम पे भी दो है, और बहादुर शाह टू। तो ये लास्ट एम्पायर होते हैं, ठीक है, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होते हैं। ओके, ये हो गया पूरा जो मुगल एम्पायर का जो लिनियज है, ये है, ठीक है। तो हम अभी इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे उसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज अकबर। बाबर तो हमने देख लिया, एस्टेब्लिश कर लिया था मुगल को, लोधी डायनेस्टी, लोधी जो सुल्तान थे उसको हरा के, इब्राहिम लोधी को हरा के, राइट। तो अकबर शुरू करते हैं 1556 से 1605 तक। ओके, तो उनको हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक एम्पायर था, और उनका एक इम्पोर्टेंट बैटल था, वो था है ना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और he secured the throne by defeating हेमू। हेमू, हेमू का हेमू का बीच होते हैं, हेमू और अकबर का बीच होते हैं, राइट। फिर एक टर्म कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं, वो टर्म ये है कि मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है, कि एक मिलिट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रैंकिंग सिस्टम है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, उसको बोलते हैं मनसबदारी। तो ये मुगल पीरियड में आते हैं, ठीक है। याद रखने वाला बात ये है कि ये मुगल का टाइम पे, अभी का जैसे है ना, कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है जैसे डिवाइडेड है, जैसे स्ट्रक्चर्ड है, जैसे पहले आईएएस आईपीएस, फिर है ना स्टेट सिविल सर्वेंट्स, फिर बहुत सारा जो रैंक्स है, हायरार्किकल जो सिस्टम है, इसके बाद ये आते, इसके बाद ये आते, उसके नीचे ये आते, उसके ऊपर ये आते। तो वो जो हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको ही बोलते थे मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। मिलिट्री का जो रैंक्स है अभी का, तो वैसा ही सिस्टम था, और उसको बोलते थे मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। ये तो समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। एक 10 साल सिस्टम भी था, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, जीजिया, एक जीजिया बोल के एक टैक्स होता था नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं था उनको एक अलग सा टैक्स लगता था, उस टैक्स का नाम है जीजिया। एक बहुत अनपॉपुलर एक टैक्स सिस्टम था,
तो उसको बोलते हैं जिजिया। ये कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। ओके, अकबर ने क्या किया था कि ये जिजिया को हटा दिया था। ओके, पहले से ही था, उसको हटा दिया था और अकबर पॉपुलर हो गया था। ओके, विद इन द हिंदू सब सब किंगडम्स ऑल्सो। ओके, क्योंकि छोटा छोटा हिंदू किंगडम्स उस समय भी था, है ना, राजपूत थे उसमें से। तो वो जिजिया जो टैक्स था वो बहुत परेशान करता था उस समय। ओके, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सुल इकुल, ठीक है, वो फिर हार्मनी, है ना, रिलीजियस हार्मनी के बारे में बात करते थे अकबर। फिर आते हैं जहांगीर। ओके, जहांगीर फिर आर्ट एंड कल्चर वाला आदमी था, है ना, वो ज्यादा मिलिट्री पर्सन नहीं था। ओके, तो उसका उसका जो रेन है वो मोटा मोटी पीसफुली विथ नॉट सो मच ऑफ इवेंट्स चला गया। फिर शाहजहां था, शाहजहां को जानते हैं, है ना, बहुत रोमांटिक पर्सन था, है ना, तो उन्होंने ताजमहल खड़ा किया था, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ। उनका वाइफ का रिमेम्बरेंस में ताजमहल खड़ा किया था, राइट, मुमताज। फिर उन्होंने क्या क्या और खड़ा किया? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। ओके, ये बस याद रखना है कि ये शाहजहां ने किया था। ओके, फिर आते हैं औरंगजेब, सबसे खतरनाक, है ना, मुगल अंपायर का सबसे खतरनाक। एक चावा बोल के सिनेमा है ना अभी, मूवी, तो उसमें औरंगजेब को डिपिक्ट किया गया था। एंड यू नो ही वाज खतरनाक, ही वाज वेरी डेंजरस पर्सन एंड वेरी क्रूएल, सेड टू बी वेरी क्रूएल। तो उन्होंने क्या किया? पहला तो जिजिया जो टैक्स था जो अकबर ने हटा दिया था, राइट, उसको फिर से रीइम्पोज किया, है ना, बहुत क्रूएल था, बहुत एक रिलीजियसली, है ना, मोटिवेटेड था, रिलीजन का बेसिस पे डिवीजन पॉलिसी, डिविजिव पॉलिसी में बिलीव करता था, राइट, रिलीजियस इंटॉलरेंस था उसके पॉलिसीज में, ठीक है। उसके साथ ही वो वो जो साउथ इंडिया में ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट सब में वो एक्सपैंड करने लगा अपना जो राज्य है, ठीक है, छोटा मोटा जो भी राज्य था उसको फिर क्रूएल पॉलिसी से हड़पने लगा। लेकिन बहुत लोगों ने ये रिवोल्ट किया। वन ऑफ देम वाज मराठास अंडर शिवाजी, ठीक है, फिर जाट्स आया, फिर सिख्स आया, फिर सम राजपूत्स। ओके, तो औरंगजेब का टाइम में ही वाज द लास्ट एम्परर, he can be said to the last emperor, जो लास्ट एम्परर था जिसने एक बहुत बड़ा अंपायर कंट्रोल किया था। लेकिन उसके मरने के बाद, है ना, मुगल अंपायर धीरे धीरे खत्म होने लगा, है ना, तो इवेंचुअल डिक्लाइन, ठीक है, तो डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, थोड़ा सा मुगल अंपायर ये वाला, है ना, हुमायूं टॉम, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, रेड फोर्ट, बादशाही मॉस्क, है ना, ये सब आर्ट एंड कल्चर में हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देख लेंगे। फिर पेंटिंग हुआ था। ओके, लिटरेचर, है ना, पर्शियन लैंग्वेज, उर्दू, है ना, रीजनल लैंग्वेज में भी हुआ था। फिर म्यूजिक, है ना, अमीर खुसरो हमने बोला था, अमीर खुसरो, कवाली, ठीक है। फिर क्या होते हैं कि जो मुगल अंपायर है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुगल अंपायर का खत्म होने का एक कहानी है। उस कहानी, वो जो कहानी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुगल अंपायर जब खत्म होते हैं, वही मॉडर्न जो पीरियड है, जो मॉडर्न पीरियड है ना, मॉडर्न पीरियड बोले तो जब ब्रिटिशर्स ने, यू नो, इंडिया का जो कब्जा शुरू करना शुरू किया था, वो मॉडर्न पीरियड है, तब से शुरू होता है, ठीक है।
तो इसलिए वो जो डिक्लाइन है, मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है, बहुत सारा फैक्टर्स था, वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया कि अभी मेडिएवल पीरियड का जो भी पार्ट है ना, वो 1 घंटा में, ऑलमोस्ट मोटा मोटी 1 घंटा में हमने कवर कर लिया, राइट, कवर कर लिया। क्योंकि मेडिवल पीरियड में इन डेप्थ में घुसना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा राजा है, बहुत सारा, तुमने देख लिया कि बहुत सारा राजा है, इंडिविजुअल राजा पे, हर राजा पे अगर हम डिस्कस करने लगेंगे तो मेडिवल पीरियड ही एक बहुत बड़ा किताब है ना, एक 10 घंटा का एक लेक्चर है। लेकिन जरूरी नहीं है ना, हमारा जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, उसके लिए जरूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है, तो बैकबोन के लिए जरूरत नहीं है। ओके, तो हम मेडिवल पीरियड का जो बैकबोन है वो हमने खत्म कर लिया। ओनली रिमेनिंग इज कैसे ट्रांजिशन हुआ मेडिवल टू मॉडर्न। वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिशन पीरियड है।